वर्ल्ड वॉर टू देखते हैं जिसने दुनिया के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है कि पूंजीवाद जिसे हम शास्त्रीय क्लासिकल पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। कैपिटलिज्म को एडम स्मिथ ने जो दिशा दिया है उसके तहत बाजार ही भगवान हो गया। महान मंदी के आने के बाद से इकोनॉमिक्स में स्टडी हुआ। 19th सेंचुरी में जब नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म का इंटरवेंशन होता है, पूरे दुनिया में मुहिम चलाया गया कि सरकारों के हस्तक्षेप से इकोनॉमिक सिस्टम को जितना परफॉर्म करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा। Unacademy. Let's crack it. दोस्तों नमस्कार। हम लोग एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी श्रृंखला में पॉडकास्ट के तहत अभी विचारधाराओं पर आधारित एक कार्यक्रम चलेगा। विचारधारा जो आज के हमारे इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, सिस्टम ओवरऑल को रेगुलेट करता है और उसे इन्फ्लुएंस करता है। इस तरह के सीरीज की शुरुआत हमने इसलिए किया है क्योंकि जब तक कि आप विचारों को समझते नहीं हैं तो उससे फैक्ट और पॉइंट के बदौलत यूपीएससी जैसे एग्जाम में ना क्वेश्चन समझ पाएंगे ना तो उसका आंसर निकाल पाएंगे। इस श्रृंखला के तहत हमने सबसे पहला जो टॉपिक रखा है वह है कैपिटलिज्म। धन इंसान की ज़रूरत होती है और धनवान सिस्टम को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है, चाहे वह राज्य व्यवस्था हो, चाहे समाज हो, यहाँ तक कि धर्म और संस्कृति हो। धन सबको अपनी उंगली पे नचाने की कोशिश करता है और इसी तरीके की विचारधारा के रूप में आधुनिक युग में पूंजीवाद की शुरुआत हुई, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक ऐसा इज्म है, एक ऐसा विचार है जिसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला वह इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को मानता है, माने आर्थिक साधनों का स्वामित्व तो निजी हाथों में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो यह विश्वास करता है कि इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस का इस्तेमाल करके जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर साधनों के मालिकों का वाजिब हक होता है। तीसरी बात यह है कि जो यह यकीन करता है कि स्टेट का इंटरवेंशन इकोनॉमिक मामले में मिनिमम होना चाहिए, राज्य को चौकीदार की भूमिका में होनी चाहिए। ये वो इकोनॉमिक मॉडल है जो कि मध्यकाल के मर्केंटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल से बिल्कुल अलग है। मर्केंटलिस्ट मॉडल में स्टेट इकोनॉमी का कंट्रोलर एंड रेगुलेटर होता था। कैपिटलिज्म लिबरलिज्म के साथ में आता है जिसका मेन आइडिया है लिबर्टी, और जब हम लिबर्टी के इकोनॉमिक डायमेंशन की ओर जाते हैं तो उससे जुड़कर आता है कैपिटलिज्म। ये वो टॉपिक है जिसका डायरेक्ट नाता वर्ल्ड हिस्ट्री से है, जो आज के डेट में भारत और पूरे विश्व के इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा गाइड करने वाला टॉपिक है। इसको समझे बिना आप आईआर नहीं समझ सकते, इसको समझे बिना आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस नहीं समझ सकते। तो इसलिए हमने इस टॉपिक के ऊपर एक बड़े स्कॉलर जो हमारे कलीग भी हैं, श्री रमेश सिंह सर, उनको इनवाइट किया है ताकि मैं उनके साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातचीत कर सकूं। कई सवाल हैं जो मैं उनसे पूछूंगा और कुछ सवाल वो मुझसे भी पूछेंगे ताकि हम लोग एक दूसरे की बातचीत के माध्यम से आपको इनलाइटन कर सकें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे साथ ज्वाइन किया। थैंक यू सर, आपका भी। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि कैपिटलिज्म का जो आइडियोलॉजी डेवलप हुआ है मॉडर्न एज में 18th सेंचुरी के दौरान एडम स्मिथ के रास्ते, जिसको लोग क्लासिकल कैपिटलिज्म बोलते हैं, तो उस क्लासिकल कैपिटलिज्म का आइडिया क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या है? मूल रूप से सर ऐसा है कि पूंजीवाद जिसे हम शास्त्रीय क्लासिकल पूंजीवाद के नाम से जानते हैं, दुनिया के लोग ज़्यादातर उसी पूंजीवाद को जानते हैं। पूंजीवाद में फिर परिमार्जन क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, फिर नव शास्त्रीय पूंजीवाद क्या आया, ये सब बातें तो शैक्षणिक जगत के लोग जानते हैं, लेकिन आम आदमी यह जानते हैं कि पूंजीवाद का एक तरह से जनक आदम स्मिथ था और क्लासिकल इकोनॉमिक्स का भी पैदाइश उसी तरह से होता है। जैसा आपने बताया कि इसमें निजी हाथों में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप होना,
सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना, मिनिमम होना, यहाँ तक सलाह दे दिया है कि जीरो, सरकार कुछ नहीं करेगी, टैक्स जीरो लगाएगी, न लगाएगी, बहुत तरह की बातें, चूँकि ये उदारवाद से जुड़ा हुआ था, लिबरलिज्म साथ साथ चलता रहा। तो ऐसा समझिए कि निश्चित रूप से पूंजीवाद की अपनी भूमिका थी विश्व के आर्थिक विकास में, आर्थिक समृद्धि में पूंजीवाद की भूमिका रही, लेकिन पूंजीवाद की भूमिका में काफ़ी समय तक सिर्फ उसके मेरिट्स पे नज़र रहा, डिमेरिट्स पे नज़र नहीं रहा। समझ में आ रहा है? लेकिन इसके डिमेरिट्स पे थे। जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट डिमेरिट था, जो आदम स्मिथ के जो फॉलोअर आज भी हैं वो मानते हैं कि वो मिस नहीं किया, हम समझ नहीं सके। हालांकि एक वर्ग है वो मानता है कि आदम स्मिथ मिस कर गया, क्योंकि उनका था फोकस की इकोनॉमिक सिस्टम डिमांड एंड सप्लाई पे चले और हम जो संसाधन हैं उनका मैक्सिमम इस्तेमाल कर सके, ऑटोमेटिकली सबकी आवश्यकताएं पूरी होती चलेंगी प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। लेकिन वो एक चीज़ भूल रहे थे कि वह व्यक्ति जो बाजार से गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद सकता, उसका क्या होगा। ये इतना बड़ा डिमेरिट था, इतना बड़ा गैप था, जिसको दुनिया के देश जो पूंजीवाद को फॉलो कर रहे थे वो एक तरह से मिस कर गए। और अंततः ये मिस करने या खामियाजा ये हुआ कि रिसोर्सेज का एलोकेशन अच्छा होता रहा, धनवान आते रहे, पूंजीपति वर्ग खड़ा हो गया। बल्कि ऐसा कहें कि आज की जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं पुरानी, वो उसी दौर में बड़ी हुई थी, उनके पास आज कैपिटल का एडवांटेज है, वो बड़ी बड़ी कंपनी को टेक ओवर कर रहे थे। नए मल्टीनेशनल कंपनी भी आए हैं, लेकिन हम पुराने की बात बोल रहे हैं जो 18वीं सदी में 19वीं सदी में खड़ा हुए ज़मीन पे। तो उसमें जो सबसे बड़ा डिमेरिट सर है वो यही है कि आम आदमी की आवश्यकताएं इस प्रकार के उत्पादन विधि से कैसी पूरी होगी, इसका कोई उपाय नहीं किया गया। आपको पता है, आप तो इतिहासकार खुद हैं, तो उस समय कार्ल मार्क्स ऑलरेडी इस पर राइटिंग कर रहे थे जी। एक ही समय है जिस समय ये लिख रहे थे, दुनिया को नहीं पता है कि ये दोनों एक दूसरे को पढ़ रहे थे कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ रहे थे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं पढ़ रहे थे। एनीवे, ये दूसरी बात है। लेकिन ऐसा समझें कि कैपिटलिज्म की अपनी मेरिट होने के बावजूद अकूत धन संपत्ति ज़मीन पे खड़ा करने के बाद भी इसकी डिमेरिट थी, जैसे कि गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ता चला गया। क्योंकि टैक्स काफ़ी कम था, तो धन का अमीरों से गरीबों की तरफ हस्तांतरण सरकारें नहीं कर पा रही थी। सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट कुछ नहीं था, कल्याणकारी राज ऐसा कुछ स्ट्रांग था नहीं उस समय। तो कुल मिलाकर के ये डिमेरिट जब जमा होता चला गया, तभी आप जो इतिहास में पढ़ाते हैं छात्रों को, महान मंदी का सामना उसी दुनिया को करना पड़ता है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो कर रहा था। कुल मिलाकर कहानी ये निकल कर आती है कि सर ने ये बताया कि कैपिटलिज्म को एडम स्मिथ ने जो दिशा दिया है उसके तहत बाजार ही भगवान हो गया। वो कहता है ना कि एक अदृश्य हाथ है, अदृश्य हाथ जो कि सबको रेगुलेट करता है, इनविजिबल हैंड है जो सबको कर रहा है जी। तो इसका मतलब है कि उस अदृश्य हाथ की समस्या ये थी कि वो हाथ हमारे अवलोकितेश्वर की तरह का हाथ नहीं था जो कि हविष्य तक जाए, अंतिम इकाई तक जाए। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को अपना टारगेट बनाता है जो बाजार में खरीद बिक्री कर सकते हैं। गरीबों के लिए वो इकोनॉमी नहीं था और वो पीछे छूटता चला गया। अच्छा सर, एक बात कही जाती है कि कैपिटलिज्म में एक इनहेरेंट दोष है कि इसमें मंदी आती है। हाँ, और उन मंदियों की श्रृंखला में सबसे बड़ी मंदी 1929 की महामंदी को मानते हैं। आई थी, ये सही बात है। तो उसमें कौन सी समस्या है सर? हाँ, जो ऐसा होता है, मुझे फॉर्मुलेट करने का मौका दे। हाँ, कि वो कौन सी ऐसी समस्या कैपिटलिज्म में है कि मंदी बार बार आती है, और सामान्य मंदियों की तुलना में 1929 की महामंदी अलग किन अर्थों में थी? देखिए क्या है कि महान मंदी के आने के बाद से इकोनॉमिक्स में स्टडी हुआ और एक अलग क्या कहिएगा टॉपिक, सब टॉपिक आ गया जिसे कहते हैं बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल। कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जब अच्छा परफॉर्म करती हैं तो एक पीक तक पहुंचती हैं, जो बूम का स्टेज आ गया। बूम के बाद डर होता है कि उसमें मंदी आ सकती है। मंदी आती रही हैं, लेकिन 1929 की मंदी जो थी वो विशेष थी, क्योंकि इसके जो लक्षण थे वैसे लक्षण अभी तक मंदी के दिखाई नहीं दिए। हाँ, रिसेशन के दिखे हैं जो उसका छोटा भाई है, सहोदर भाई है, लेकिन उससे कम गंभीर है।
तो उसमें है क्या कि कैपिटलिज्म जब भी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी नीति बनी है, घोर पूंजीवादी नीति बनी है, तब तब देखा गया है कि बिजनेस हाउसेस का टैक्स रेट कम हो गया है या टैक्सों की संख्या कम गई है। तो जिसे हम कहते हैं इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन, आय का पुनर्वितरण, जो टैक्स से होता है कि सरकारें ज़्यादा कमाने वाले से टैक्स लेती है और उस पैसे से गरीबों के लिए कार्य करती है, जिसमें आपको एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, सोशल वेलफेयर है, पेंशन है, बहुत सारा चीज़ होती है। तो जब जब कैपिटलिस्टिक पॉलिसीज़ का दुनिया के देशों में दबदबा आया है, तब तक टैक्स कलेक्शंस घटता चला गया है और सरकारों का ध्यान सोशल वेलफेयर से हट गया है और ये रिसेशन या मंदी की स्थिति आती है। ऐसे आप समझ सकते हैं जोड़। मतलब हम कुल मिलाकर कहें कि जो कैपिटलिज्म में एक बात कही जाती है कि मांग और पूर्ति दो शब्द यदि किसी तोते को सिखा दे तो अर्थशास्त्री हो जाएगा। अर्थशास्त्री और इन्हीं दोनों के संवाद में जब कोई संवादहीनता आती है तो मंदी आती है। आप कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। अच्छा सर, जब मंदी आई थी तो हमने देखा था कि पूरी अर्थव्यवस्था कलेप्स कर गई थी। मतलब हमने ये देखा कि लोगों ने अपनी महंगी महंगी गाड़ियों को रद्दी के भाव बेचा। मतलब एक ब्रेड एंड बटर मिल जाए इसके लिए अपनी महंगी गाड़ी बेचे, यहाँ तक बात आ गई। इतनी मूल्यहीनता आ गई थी। तो इस स्थिति से फिर दुनिया बाहर कैसे निकली? इसका जितने उस समय अर्थशास्त्र के ज्ञानी थे या जो सलाह दे सकते थे, उन सबको आजमाया गया, कोई काम नहीं किया। क्योंकि इसमें दो बातें थी कि ये मंदी आई क्यों है, पहले इसको एक्सप्लेन करना था, वहीं से सॉल्यूशन आना था। एक आदमी था इंग्लैंड में जो जॉन मेनर्ड केन्स था, वो इस घटना का विश्लेषण एक नए तरीके से कर रहा था। जो हम बोल रहे हैं कि गरीब और अमीर का इतना गैप हो जाएगा कि अगर अमीर आदमी का अमीरी टिका हुआ है तो वो सामान के बिक्री से, और सामान का खरीदार अगर खरीदने की ताकत ही नहीं रखता तो खरीद छोड़ेगा, डिमांड फॉल करेगा, उनका सप्लाई कोलैप्स करेगा और अमीरी नीचे जा जाएगी, कार इतना पड़ेगा ब्रेड बटर के लिए। आप बहुत अच्छा बताया, ये सच्ची घटना है, वहाँ हुआ था ऐसा, अमेरिका में, यूरोप के कई देशों में हुआ था। तो ऐसा समझिए कि ऐसी स्थिति में केन्स का उद्भव होता है, जो कि अब तक कैपिटलिज्म का एक तरह से फॉलोअर था, लेकिन इस बीच में वो अध्ययन कर रहा था समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को। चीन तो पैदा नहीं हुआ था साम्यवादी, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं थी, बोल्शेविक रसा था। उसको स्टडी करके उसको ये लगा कि इस अर्थव्यवस्था में भी जो मेन गुण है वो वेलफेयर, कि कोई भूखा नहीं रहता, पानी सबको मिलता है, हेल्थ केयर सबको है। तो केन्स ने बेसिकली एक्सप्लेन किया कि आपकी अर्थव्यवस्था डूबी क्यों है, और सलाह दिया कि आप सरकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में होना जरूरी है। ये बड़ा रिवोल्यूशनरी आइडिया था। संजोग से अमेरिका और ब्रिटेन की सरकार ऐसा चाहती थी कि कोई ऐसा कहे, क्योंकि कैपिटलिज्म के दौर में सरकारों की भूमिका, उनकी ताकत इकोनॉमिक सिस्टम में घटती चली गई थी समयांतराल में। ये दोनों पॉलिटिशियंस जो थे, पॉलिटिकल ग्रुप, ये चाहते थे कि ऐसा कोई बोले। केन्स ने यही सलाह दिया कि टैक्स बढ़ाइए, सिर्फ डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी पे खर्च करने से काम नहीं चलेगा, आप टैक्स का रेट बढ़ाइए, नए कर इम्पोज करिए, सरकार को खर्च करना चाहिए, और इकोनॉमिक सिस्टम में सरकार अगर इंटरवेंशन न करे तो ऐसी मंदियां आती रहेंगी। ये केन्स का इंटरवेंशन है, और पहली बार आपको देखेंगे कि कैपिटलिज्म, पूंजीवाद में एक संशोधन होता है। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को नेशनलाइज किया था, रेलवे जो प्राइवेट हुआ करता था नेशनलाइज कर दिया गया, हेल्थ केयर जो प्राइवेट था नेशनलाइज कर दिया गया, वाटर ड्रिंकिंग नेशनलाइज, बहुत सारे चीज़ों को नेशनलाइज किया गया। और धीरे धीरे दुनिया 1930 के बाद से 32, 33, 34 तक मंदी से बाहर आता चला गया। मतलब ऐसे आप कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि केन्स ने पूंजीवादी दुनिया को ये बता दिया कि तुम डिमांड के क्राइसिस में हो और यही तुम्हारी मंदी का कारण एकदम सही। और स्टेट जब तक कि अपना इफेक्टिव रोल प्ले नहीं करेगा टू क्रिएट इफेक्टिव डिमांड, इकोनॉमिक रिकवरी नहीं होगी, सच्चाई यही। इसीलिए उसके थ्योरी को लोग इफेक्टिव डिमांड थ्योरी का एकदम सही है। और हम ये भी कह सकते हैं कि सर कुल मिलाकर देखा जाए तो पूंजीवाद जो बेलगाम हो गया था क्लासिकल कैपिटलिज्म के रास्ते, उसके ऊपर कुछ प्रभाव राष्ट्रवादी विचारधारा से भी आया, कुछ समाजवादी विचारधारा से भी आया, दोनों से आया।
और केन्स उस दौर का इकोनॉमिस्ट है जिसने कि रास्ता दिखाया। हाँ, और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील पॉलिसी के रास्ते इसको पहले बार पॉलिटिकल प्रोग्राम दिया। प्रोग्राम दिया। और ऐसा कह दिया कि उसने ये कहा कि कैपिटलिस्ट आप समझते हैं कि बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम आपकी है, ठीक है, आप में बहुत सारी चीज़ें बेस्ट है, लेकिन कुछ बेस्ट आप में लैक करता है जो कहीं और है। ऐसा है कि 2-4 कदम उनकी तरफ चलने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि तब तक जॉन मेनार्ड केन्स समाजवादी सोच के प्रति थोड़ा सा उसका रुझान हो गया था कि यहाँ पर मैं एक बात सर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। हाँ। आपने शुरुआती दौर में एक चर्चा किया था कि पता नहीं मार्क्स और एडम स्मिथ एक दूसरे को पढ़ रहे थे कि नहीं। हाँ, तो इसमें मैं हिस्टोरियन होने के नाते एक बात बताऊंगा बताइए कि एडम स्मिथ तो मार्क्स को नहीं पढ़े क्योंकि वो तो पहले के थे, हाँ, लेकिन मार्क्स ने एडम स्मिथ को खूब पढ़ा, तभी तो दास कैपिटल लिखा। हाँ, अरे वो तो है ही। और हाँ, मार्क्स ने पढ़ा जी, और मार्क्स ने दूसरी पढ़ा। बात है कि केन्स ने मार्क्स को खूब पढ़ा। हाँ, केन्स ने खूब पढ़ा, तब उन्होंने ये प्रभाव लिया। तब उसने एडम स्मिथ में वीकनेस ढूंढा। जी जी, वीकनेस ढूंढा। सही बोले, सही बोले आप। अच्छा सर, मैं अब आपको एक नए टॉपिक की ओर लेके जाना चाहता हूँ कि जब हम वर्ल्ड वॉर 2 देखते हैं जिसने दुनिया के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, उसी समय डीकोलोनाइजेशन भी शुरू हो गया कि यूरोप की कुछ महाशक्तियां जो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाए हुए थी, कमजोर होने लगी, वो जो सत्ता थी वो टूट रही थी। तो उनको पूरी दुनिया के इकोनॉमी को अपने गिरफ्त में लेने के लिए कुछ नए रास्ते सूझ रहे थे। सूझे। और उन्हीं रास्ते पर चलते हुए ब्रेटन वुड का रास्ता आया। एकदम। तो ये ब्रेटन वुड जिसको कहा जाता है कि 1945 के बाद की दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित इसी ने किया है, उसके बारे में सर हमारे दर्शकों को कुछ एनलाइटन करें आप। बताते हैं आपको हम। उसमें क्या है कि यूएन की स्थापना का जो मसौदा आया, जब फाउंडिंग मेंबर्स को लगने लगा कि यूएन जैसी संस्था खड़ी हो सकती है, तो उन्होंने जल्दी यूएन के प्लेटफॉर्म को जितने क्षेत्रों में यूज किया जा सकता है सबका प्रोग्राम बढ़ाया। लेबर के लिए, हेल्थ के लिए, बैंक के लिए, मॉनेटरी सिस्टम के लिए। उसी में 2 संस्थान खड़े हुए जिनको हम लोग जुड़वा कहते हैं, ब्रेटन वुड ट्विंस, न्यू हैम्पशायर वाशिंगटन में, जिसमें कि एक विश्व बैंक आया और एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आया, IMF। अब उसमें ऐसा समझिए कि वर्ल्ड बैंक जिसके नाम में बैंक है, वो वास्तव में एक बैंक की तरह शुरू होता है। कर्ज देगा, वो बिना ब्याज का कर्ज देगा या कंसेशनल रेट पे ब्याज देगा। बाद में वो और भी काम करना शुरू कर दिए, इंश्योरेंस बेचने लगे, कई काम करने लगे। लेकिन बैंक सिर्फ चलाने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रणाली का नियंत्रण नहीं हो सकता। इसलिए इसका एक जुड़वा भाई क्रिएट किया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। ऐसा समझिए एक लाइन में कि जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे इंडिया के मॉनेटरी सिस्टम का गार्जियन है, वो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम का गार्जियन है। एक तरह से एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का गाइडलाइंस डेवलप करना, रूल्स डेवलप करना, दुनिया के देश पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट कैसे मिलेगा, एक्सपोर्ट कैसे होगा, पेमेंट एक्सचेंज रेट कैसे होगा, किसी दुनिया के देश के सामने अगर विदेशी कर्ज देने का या मुद्रा देने का ताकत नहीं है तो उसका इलाज क्या होगा, जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जानते हैं, क्राइसिस जो पाकिस्तान झेल रहा है अभी। तो इन 2 चीज़ों के लिए 2 संस्थाएं बनाई गई। ये दोनों संस्थाएं आपस में मिल के काम करती हैं। इसी संस्था का जो ऐसा कहिए एक्सटेंशन, विस्तार आता है और 80 का दशक पहुँचते पहुँचते वैश्वीकरण की बात इसमें उभरती है वेस्टर्न यूरोप से। और तब तक हमारा गैट जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने का एक मेथड था, वो कमज़ोर होता जा रहा था। तो डेवलप्ड कंट्री, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, एडवांस इकोनॉमी जो कि कैपिटलिस्ट थे पहले, महान मंदी के बाद वो चेंज हुए थोड़ा सा, वो गैट को संभालने के लिए विश्व व्यापार संगठन नामक एक ऑर्गेनाइजेशन लेके आते हैं, जिस पे डिस्कशन शुरू हो जाता है 85 में, और 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लागू हो जाता है 1 जनवरी से। अब ये जो पीरियड है 85 से 95 का, इसमें नियो लिबरलिज्म का प्रादुर्भाव इंग्लैंड और USA में होता है, उधर रोनाल्ड रीगन और इधर मार्गरेट थैचर। अब इन लोगों के प्रादुर्भाव से और ब्रेटन वुड्स एंड WTO के प्रभाव से क्या होता है, ऑलरेडी ब्रेटन वुड्स संस्थाओं का दुनिया के अर्थव्यवस्था पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसा कि आपने बताया, सर्वाधिक प्रभाव था।
इसमें एक कड़ी जुड़ जाती है वैश्वीकरण का WTO के थ्रू, वो गार्जियन हो गया WTO का। और ये नियो लिबरल इकोनॉमी अमेरिका, यूरोप से, इंग्लैंड से पूरी दुनिया में फैलना शुरू होता है। अच्छा ऐसे सर, तो समझिए। जो नियो लिबरल इकोनॉमी की बात आप बता रहे हैं, तो उसका मेन आइडियोलॉजिकल फॉर्मुलेशन क्या है? उसका फॉर्मुलेशन है, ऐसा समझिए कि जो पूंजीवाद था वो लिबरल आइडियोलॉजी सपोर्टेड था, जी जी। और जो बीच में चला केन्स के दौर में, वो चला कि पूंजीवाद थोड़ा कमजोर हुआ और सरकारें बलवती हुई। हाँ। अब नव उदारवाद के अंतर्गत सरकारें फिर कमजोर होंगी और पूंजीपति वर्ग फिर मजबूत होगा। पूरे दुनिया में मुहिम चलाया गया कि सरकारों के हस्तक्षेप से इकोनॉमिक सिस्टम को जितना परफॉर्म करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है। हमारा इनकम इतना होना चाहिए, ये इतना ही हो पा रहा है। वह फिर एक बार सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज करना शुरू किया गया। ओके। ये है न्यू लिबरलिज्म का इम्पैक्ट। मतलब ऐसा लगता है जैसे आडम स्मिथ का पूंजीवाद नव पूंजीवादी स्वरूप में पैदा हो रहा है, रिवाइवल। ओके। ये है न्यू लिबरल। यानी कि इसके अंदर एक तरफ तो प्राइवेटाइजेशन को बल मिलेगा, फिर टैक्स वगैरह कम होंगे, रेट घटेंगे और वेलफेयर के स्कीम्स थोड़े कम हो थोड़े जाएंगे। कम हो जाएंगे। इसीलिए लोग एक मुहावरा लगता है इन हाँ। लोगों ने दिया कि हम लोगों को मछली मार के मछली नहीं खिलाएंगे, मछली पकड़ना सिखाएंगे। ये नियो लिबरलिज्म और नियो कैपिटलिज्म का ही कैचवर्ड है। एकदम उसी का कैचवर्ड है। अच्छा सर, अब हम इस दिशा में मुड़े कि जो पूरा का पूरा नियो लिबरल आइडियोलॉजी आया, कैपिटलिज्म को नई दिशा देने वाले लोग आए और WTO आया, ये वही दौर है जब इंडिया भी LPG की ओर मुड़ रहा था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जब इंडिया इधर मुड़ा है तो इसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या असर आप देखते हैं? क्या इसका प्रोस्पेक्ट है, क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं? ऐसा है कि नियो लिबरल आइडियोलॉजी को लेकर के 1988-89 के बाद दुनिया के दोस्त जो भुगतान संतुलन से झेले, उनके लिए IMF ने एक फार्मूला बना दिया जो वाशिंगटन कंसेंसस के नाम से मशहूर है, क्योंकि वो वाशिंगटन में तय हुआ था 1989 में जी। और जॉन विलियमसन ने एक मसौदा तैयार किया, 10 नियम थे उसमें। संयोग से इंडिया भी 88-89 में भुगतान संतुलन के क्राइसिस में चला गया था। किसी तरह टाइम पास करता गया इंडिया, और अंततः जब एक रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट आई तो नरसिम्हा राव की सरकार IMF में पहुंचती है भुगतान संतुलन की मदद के लिए। उनके पास मसौदा था कि आपको बीमारी है, इसका इलाज 10 मेडिसिन से होगा। उस 10 मेडिसिन में कर सुधार था, वित्तीय सुधार था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, लिबरलाइजेशन था, ये सब था। अब हम उसको गले लगाना है, क्योंकि कंडीशंस होता है। BOP क्राइसिस में IMF मदद करता है आपको, लेकिन उससे कुछ शर्त होते हैं, उस शर्त पे आपको सहमति जतानी पड़ती है। हमने सहमति जताई, और 91 में जब हम यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू करते हैं तो हम भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कर देते हैं। इसलिए आप अभी भी देखेंगे उसी दौर की एक्सटेंशन है कि सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज नहीं तो मर्ज किया जा रहा है, ताकि बड़ी कंपनियां आए, ग्लोबल स्तर पे काम कर, क्योंकि आप एक साथ वैश्वीकरण भी कर रहे हैं, उदारीकरण भी कर रहे हैं और निजीकरण भी कर रहे हैं। इसमें सर एक बात कही जाती है कि जो हम लोग लिबरलाइजेशन की पॉलिसी की ओर मूव किए, उसमें जनरेशन 1, जनरेशन 2, तो ये जनरेशंस की बातें क्या उसमें जनरेशन क्या है कि आर्थिक सुधारों के दौर में वर्ल्ड बैंक, IMF ने मिलके बेसिकली 3 जनरेशन की बात कही है। पहले जनरेशन में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल दिया जाएगा। सेकेंड जनरेशन में प्राइवेट सेक्टर को हमने ज़्यादा रोल दिया, उसमें वो रोल अपना निभा पाए, उसके लिए स्थिति बनानी है, जिसके लिए सेकेंड जनरेशन कहते हैं। और थर्ड जनरेशन है कि आर्थिक विकास का आर्थिक लाभ ही नहीं, सामाजिक लाभ भी हर आदमी तक पहुँचे, जो है आपको इकोनॉमिक इंक्लूजन, जिसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ये 3 जनरेशन, और ये तीनों जनरेशन में नरसिम्हा राव की सरकार तो नहीं कर पाई, लेकिन वाजपेयी की सरकार ने 1999-2000 में 91 से उस तक तब तक जो रिफॉर्म हुआ उसको जनरेशन 1 कहा। 99 के बाद जनरेशन 2, और जनरेशन 3 2002 में लॉन्च हो गया 10th प्लान के साथ, ऐसा समझिए। तो तीनों जनरेशन में है कि पहले जनरेशन में हमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ानी है,
और आप भूमिका बढ़ा देंगे तो स्थिति फेवरेबल होगी, तभी तो भूमिका निभा पाएंगे। तो हम स्थिति फेवरेबल करते हैं। और थर्ड में हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं। समावेशी विकास की अवधारणा वर्ल्ड बैंक ने दिया था सैंटियागो कंसेंसस में लेट 90s में। तो ये ऐसे है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 91 के बाद से इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ा, उससे सरकार का टैक्स का बेस कलेक्शन बढ़ा, और उसके बदौलत सरकार फिर धीरे धीरे जब इंक्लूसिव इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की ओर मुड़ी, वेलफेयर रोल ही तो बढ़ा, वेलफेयर की संभावनाएं बढ़ गई। यानी कि तब जाके हिंदुस्तान की सरकार इस स्थिति में आ गई कि हम राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन जैसी बातें कर सकते हैं। हाँ, अब हम लौट के आते हैं कि एलपीजी का भारत के अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ा। तो एलपीजी जैसे कि एक पूंजीवादी सोच में लपेटा हुआ मसाला था। तो क्या होगा कि आपके यहाँ खुशहाली, लोग कमाएंगे ज़्यादा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, सोशल वेलफेयर भी होगा। लेकिन जो कैपिटलिज्म की पुरानी डिमेरिट थी कि अमीर और गरीब के बीच में गैप बढ़ेगा, गरीब उतना गरीब नहीं रहेगा, उसका तादाद घट जाएगा, लेकिन अमीर और गरीब के बीच जो गैप कैपिटलिज्म के ज़माने में था अमेरिका यूरोप में, उस तरह की खाई यहाँ भी दिखनी शुरू हो जाएगी, जो एक रोष और राजनीतिक और सामाजिक रोष का कारण बन रहा है। इंडिया में ही नहीं, अलग देशों में भी, हमारे यहाँ भी कारण बन रहा है। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे इंसाइटफुल जानकारी दिया, जितना हमसे हो सका हमने दिया। मोटे तौर पर सर ने जो जानकारी दिया है उसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जब एलपीजी की ओर मुड़ता है तो ग्रोथ में तो तेजी आती है, ग्रोथ की तेजी के साथ साथ वेलफेयर की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। लेकिन इसके कुछ एक अपने डिमेरिट्स भी हैं, जिनमें एक डिमेरिट यह है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है और अमीरों का जीवन स्तर लगातार ऊंचा होता जा रहा है। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे औकलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जारे की रात बिताते हैं। तो एक तो अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। एक समस्या रोजगार की बढ़ती जा रही है कि जो कैपिटलिस्ट मॉडल है वह ग्रोथ की बात तो कर रहा है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ वह अपने अनुपात में रोजगार नहीं ला रहा है। तो सर, हमने आपसे जो पूछना चाहा था आपने मुझे बहुत इंसाइटफुल जानकारी दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम भी कुछ दर्शकों से चाहते हैं कि एज ए हिस्टोरियन सर, इतिहासकार के रूप में आप कुछ बच्चों को ऐसी जानकारी दें कि किस तरह से पूंजीवाद और डेमोक्रेसी का नाता रिश्ता रहा जी, किस तरह से पूंजीवाद और राष्ट्रवादिता का नाता रिश्ता रहा, और कैसे ये केंद्रीकरण की भूमिका क्या निभाया है, सेंट्रलाइजेशन इसे घटा कि बढ़ा। इन चीज़ों पे एक जरा हमको एक नट सेल ने बताते हैं कि डेमोक्रेसी से क्या रिश्ता रहा, राष्ट्रवाद से क्या रिश्ता रहा और केंद्रीकरण से क्या रिश्ता रहा। उसके बाद फिर हम कुछ पूछेंगे आपसे, ठीक है, जो आप बताएंगे अच्छी तरह हमें पता है। तो प्लीज इस पर थोड़ा सा हम लोगों को प्रकाश डालें। सर, पूंजीवाद एक आइडियोलॉजी के तौर पर लिबर्टी को मानता है, जिसका सिंपल कहना है कि स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। और इसी समय लिबरलिज्म उभर रहा था, जो ये कह रहा है कि इंसान को अधिक से अधिक लिबर्टी मिलनी चाहिए। लिबर्टी उसके ग्रोथ को प्रोस्पेक्ट देता है और उसके रास्ते उसका बहुआयामी विकास होता है। हर किसी को लिबर्टी मिलेगी, हर किसी का बहुआयामी विकास हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद और लोकतंत्र एक ही विचार की उपज है, एक ही युग की उपज है। लेकिन हम जब समय के बीतने के बाद के दोनों के व्यवहार को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि सर, पूंजीवाद और पूंजीपति दो चीजें। वाद ने सुनहला सपना दिखाया, लेकिन पूंजीपति ने उस व्यवस्था का लाभ उठाया। और जब लाभ उठाया तो वो चाहता है कि व्यवस्था उसके लाभ के अनुकूल ही बनी रहे। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी सर एक ही विचार से उपजा है, लिबरलिज्म का आइडिया लेकर, और दोनों एक ही युग में उपजा है। तो देखने में तो लगता है कि दोनों एक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन इतिहासकार की निगाह से देखें तो हमको एक बात समझ में आती है कि कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट ये दोनों दो चीज़ें। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हम देखते हैं कि कैपिटलिस्ट चाहता था
कि सिस्टम उसके अनुकूल बने, और इसलिए उन्होंने राइट टू वोट को लिमिटेड रखा ताकि पॉलिटिकल सिस्टम उनके हाथ में आ जाए, कंट्रोल में रहे। कंट्रोल में रहे। और उसके बाद न सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम उनके द्वारा बने, बल्कि वो पॉलिटिकल सिस्टम उनके मामलों में हस्तक्षेप भी न करे। उन्होंने अपनी मुट्ठी में राज्य को रखा और उस राज्य को अपना चौकीदार बना दिया। और फिर ये नेशनलिज्म से कैसे लिंक हुआ यहाँ पे? तो अभी पहले सर इसका डेमोक्रेसी वाला बता देते हैं। हाँ, तो डेमोक्रेसी के साथ में क्या हुआ कि कैपिटलिज्म ने ही डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब कर दिया, उसे डेवलप ही नहीं होने दिया। और बाद के दौर में हम देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी में जब नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म का इंटरवेंशन होता है, तो जाकर फिर डेमोक्रेसी के लिए जनाधार जनाधार बढ़ता है। उस जनाधार को बढ़ाने में वर्ल्ड वॉर 1 की भी भूमिका है। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में लोग कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति या अमेरिका की क्रांति भी उतना निर्माण नहीं कर सकी जितना कि वर्ल्ड वॉर 1 ने किया। हाँ, हालांकि उसका कोई आइडियोलॉजी नहीं था, लेकिन फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति को कैपिटलिस्ट ने हाईजैक करके रखा था। सही और उस हाईजैकिंग को वर्ल्ड वॉर 1 के ध्वंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद देखेंगे कि मताधिकार का विस्तार हो जाता है, उसमें महिलाओं को भी मताधिकार मिल जाता है। अब हम इस तरीके से देखें सर कि इसी डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म के बीच में एक नाता कुछ इस तरीके का भी है कि कैपिटलिस्ट हमेशा चाहता है कि डेमोक्रेसी के अंतर्गत सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो। ये कैपिटलिज्म नहीं चाहता है। कैपिटलिज्म तो चाहता है कि जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हो उतना अच्छा है। कैपिटलिस्ट ये चाहता है कि सेंट्रलाइजेशन हो, क्योंकि यदि एक सेंटर के हाथ में ज़्यादा पावर रहेगा तो उसको कंट्रोल करना आसान है। यदि आप तमाम फेडरल यूनिट्स को पावर दे दें, उसके नीचे जाके पंचायतों को पावर दे दें, तो कैपिटलिस्ट कंट्रोल नहीं कर पाए। और इसको लेकर देखेंगे कि अब दुनिया में बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स ऐसे हैं या हिस्टोरियन ऐसे हैं जो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हम ओवर सेंट्रलाइजेशन के एरा में चले गए। और इस ओवर सेंट्रलाइजेशन को जम के सपोर्ट कर रहा है मल्टीनेशनल। यहाँ तक कि अपने देश में ही नहीं, दुनिया के जिन भी देशों में वो जा रहा है वहां पर वो सपोर्ट कर रहा है। इस सपोर्ट के साथ अब हम यदि नेशनलिज्म को जोड़ दें तो नेशनलिज्म और कैपिटलिज्म में कई तरह का नाता बना है सर। पहली बात तो ये बात है कि कैपिटलिज्म एक ऐसा आइडियोलॉजी है जिसको नेशन से मतलब नहीं रहा है। कहते हैं कि मैं एक बिलियनर हूं और $1 बिलियन ही मेरा धर्म है, कटिंग अक्रॉस बाउंड्रीज। तो वो तो बेसिकली भूमंडलीकरण की ओर सोचता है, वो इंटरनेशनलिज्म की बात करेगा। लेकिन फिर बात आ जाती है कि ये तो आइडियोलॉजी की बात हो गई। जब कैपिटलिज्म के फंक्शन को देखते हैं तो कैपिटलिस्ट लोगों का इंटरवेंशन होता है। वो कभी नेशन के रास्ते इंटरवेंशन करेगा, कभी नेशन के रास्ते वो इंपीरियलाइजेशन की ओर चला जाएगा, कभी नेशन के रास्ते वो इंपीरियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट संघर्ष करने लगेगा, और कभी नेशन के रास्ते वो फासिज्म की ओर मुड़ जाएगा, और कभी वो नेशन के रास्ते, यहाँ तक कि 1945 के बाद के दौर में भी जबकि फासिस्ट सरकारें चली गई, उसके बाद भी एक ऐसी सरकार के रूप में उभरना चाहेगा जो सरकार स्वेच्छाचारी हो जाए। उसकी स्वेच्छाचारिता को नेशनलिज्म का फ्लेवर देने में कैपिटलिज्म रोल प्ले करता है, उसको फंड देता है, उसको मीडिया मैनेजमेंट देता है, उसको तमाम प्रकार से सपोर्ट करता है। क्योंकि कैपिटलिस्ट यदि संसाधनों पे कब्जा करना चाहता है तो कैपिटलिज्म के नाम पे नहीं कर सकता, कॉर्पोरेट के नाम पे कर नहीं सकता, वो नेशन के नाम पे कर सकता है। नेशन के नाम पर वो आपको इस तरीके के बहलावे फुसलावे में ले आएगा। एक कवि ने लिखा है कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे मांझी तो उस पार। है। तो साहित्य, कला, धर्म, राष्ट्रवाद, इन सब का इस्तेमाल करता है कैपिटल अपने दबदबा की स्थापना के लिए। जी, अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बताया। बल्कि हमको आशा है कि एस्पिरेंट्स को क्लैरिटी आ रही होगी। ये गूढ़ मुद्दे हैं, विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना सिंपल टर्म में, इतना सिंपल तरीके से चीज़ों को जोड़ना इतना आसान नहीं है। आशा है कि आपको ये काम कर रहा हो। और सर, आप जो बताए कि आज के डेट में नेशनलिज्म का मुखौटा लाके पुनः पूंजीपति या पूंजीवादी
ऐसे कर रहे हैं जो करना उनके लिए इजी बनता है, जो कि पूंजीवाद के नाम पे वो खरा नहीं कर सकते। तो हमारे दिमाग में एक बात आ रही है कि इसका मतलब है कि कैपिटलिज्म का एक डीप रूटेड कलेक्शन इथिक्स से भी है, क्योंकि इसमें क्रोनी कैपिटलिज्म जैसी बात समझ में हमको आ रही थी। तो आप कुछ इस पे बताएंगे कि इथिक्स से क्या नाता रिश्ता है आपका पूंजीवाद का? सर, जब हम इज़म की बात करते हैं ना, तो इज़म तो हमेशा ये कह रहा होता है कि कैपिटलिज्म के रास्ते ग्रोथ प्रोलिफरेट कर जाएगा और ग्रोथ फिर नीचे की ओर जाएगा। लेकिन यदि हम उसका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस देखें तो हमको लगता है कि वही अंतर करना पड़ेगा कि कैपिटलिज्म कुछ कहता है, कैपिटलिस्ट कुछ और करता है। दोनों दो चीज़। दूसरी बात यह है सर कि कैपिटलिज्म एक मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। वो ग्रोथ और वेलफेयर की बातें करता है, और वो भी वेलफेयर को गवर्नमेंट की ओर से नहीं चाहता है। वो कहता है कि वेलफेयर इसका स्वाभाविक परिणाम हो, खुद हो जाएगा, हाँ, ऑटोमेटिकली। जी, इसमें एथिक्स की बातें नहीं है, यानी कि इनहेरेंटली वो एथिकल नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एंटी एथिकल है, नहीं, लेकिन वो एथिकल होने का कंसर्न लेके नहीं चलता, उधर जाता ही नहीं जी, वो सोचता नहीं। दूसरी बात यह है सर कि यदि हम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस देखें तो ये देखते हैं कि कैपिटलिज्म इंसान को धनी बनना सिखाता है। एक आलोचक लिखता है कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को ब्रेड एंड बटर का शास्त्र बना दिया। तो वो इंसान को धनी बनना सिखाता है। धनी बनने के लिए इंसान के अंतर्गत लाभ और लोभ की प्रेरणा आएगी। और जब लाभ और लोभ की प्रेरणा आएगी तो हम आपका भी हड़प लेना चाहेंगे। और इस रास्ते विश्व बंधुत्व जो एथिक्स सिखाता है कि जगह पर विश्व पर प्रभुत्व की संकल्पना आती है। जो एथिक्स सिखाता है कि प्रकृति के साथ मिलकर जियो, ये प्रकृति पर नियंत्रण करना सिखाता है। एथिक्स सिखाता है कि जीव मात्र का कल्याण सोचो, ये समस्त जीवों के ऊपर इंसान के प्रभुत्व की शिक्षा देता है, करना चाहता है। नतीजा ये निकल कर आता है सर कि एक तरफ प्रकृति नष्ट होती है, पर्यावरण का संकट आता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले के 10,000 सालों के इतिहास में उतना पीक्यूएमबी रिलीज नहीं हुआ था जितना पिछले 250 वर्षों में। 250 वर्षों में हुआ, सही बात। उतना जैव मंडल का नुकसान नहीं हुआ था जितना कि पिछले 250 वर्षों में हुआ है। और अमीर और गरीब के बीच का अंतर उतना कभी नहीं था जितना कि अब जाके। तो इसलिए सर हम एक बात देखते हैं कि कैपिटलिज्म को हम खारिज तो नहीं कर सकते। आज के डेट में उपलब्ध जितना इकोनॉमिक मॉडल है उसमें हम इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लीगली कम से कम खारिज नहीं कर सकते, किंतु इसके ऊपर कई तरह के रेगुलेटर्स चाहिए। उन रेगुलेटर्स में हम स्टेट रेगुलेशन की बात भी एक्सेप्ट करें, और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए सर कि इंसान का जीवन सिर्फ और सिर्फ राज्य के कानून और बाजार के पैसे से नहीं चलता। उसके लिए धर्म, समाज, कला, संस्कृति सबकी जरूरत होती है। और इसलिए सर आप देखेंगे कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम जहां कामयाब हुआ वहां पर पढ़ाई सिर्फ विज्ञान की होती है, उसकी पढ़ाई ज्यादा हो रही है जो ग्रोथ को बोल देता है बस। लेकिन हम ह्यूमैनिटीज को भूलते जा रहे हैं। कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह ह्यूमन नहीं है। यह बेसिकली मनुष्य को, कहते हैं ना कि ह्यूमन को ये ह्यूमन बीइंग के रूप में देखता है, बीइंग ह्यूमन के तौर पे देखता ही नहीं देखता, मतलब कि मानवीय चेहरा नहीं है इसका। जी, इसलिए इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म घोड़ा है, लेकिन इसको कई तरह के लगाम चाहिए। जी, इसी कारण से कॉर्पोरेट गवर्नेंस आदि की बात जो शुरू होती है इसी तरह से शुरू होती है यहाँ पे। तो कहने का सेंस है कि पूंजीवाद चूंकि अपने सोच में इथिक्स की बात करता ही नहीं है जी, वो अइथिकल कर सकते हैं। जी, अइथिकल रहा है, जिस कारण से पूंजीपति वर्ग धन कमाने, मुद्रा कमाने, डिमांड को बढ़ाने, सप्लाई बढ़ाने के चक्कर में वो अनइथिकल मीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कहें पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो ऐसा कहें कि मतलब जब पूंजीवादी नीतियों का वर्चस्व बढ़ेगा तब नैतिकता थोड़ी दमित होगी, कमजोर होगी। इसका मतलब यही कारण है सर। पूंजीवाद के रास्ते भौतिकता और उपभोक्तावाद को बल मिलना है। सिंपल बात है कि पहली सीख यही जीवन की, अपने को आबाद करो। तो आप चाहते हैं कि पूंजीवाद का इस्तेमाल हम धन संपत्ति कमाने के लिए करें, लेकिन साथ साथ इन पे लगाम लगाना जरूरी है ताकि
नैतिकता भी कायम रहे। सिर्फ पैसे से जीवन नहीं चलता। वो कविता सुना दूं सर? हाँ सुनाइए, जरूर सुनाइए। कहते हैं पहली सीख यही जीवन की, अपने को आबाद करो, बस न सके दिल की बस्ती तो आग लगा बर्बाद करो। आग लगा बर्बाद करो, यही पूंजीवाद है। एकदम सही बात है, एकदम सटीक बोला आपने। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत इंसाइटफुल थैंक जानकारी यू दिया। सर, थैंक यू सर। और उम्मीद करते हैं कि बच्चों के लिए यह लाभदायक रहेगा। बच्चों, हम इस श्रृंखला के तहत अब एक के बाद एक इसी तरीके के टॉपिक लेकर आते रहेंगे, और इस तरह के टॉपिक्स हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इशूज पे नहीं लाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, सोसाइटी, गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे विषयों से रिलेटेड चीज़ पे ऐसे जो आते रहेंगे। बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम आपके साथ में चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक धन्यवाद। यू, नमस्कार। An academy. Let's crack it.